त्रिकोणमितीय फलन के आज हम प्रांत, जिसको बेसिकली हम डोमेन इंग्लिश में बोलते हैं, परिसर यानी कि रेंज के बारे में चर्चा करेंगे और ग्राफ के बारे में, जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके ग्राफ्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद यहां पर हम लिख लेंगे प्रांत, जिसको डोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद परिसर यानी कि रेंज। ठीक, और यहां पर हम पीरियड भी लिख लेते हैं, यानी कि आवर्त काल। ठीक, आपको एक एक टॉपिक आराम से समझाएंगे, आप आराम से समझिए इसको। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बोरिंग फील हो, तो उम्मीद है जब आप 11th क्लास के इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको ये चैप्टर बखूबी एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हमने पिछली वीडियो आपको कराई थी तो वहां पर त्रिकोणमितीय अनुपातों के हमने वैल्यू बताई थी, 0, 30, 45, 60, 90। इन वैल्यूज को हमने बोला था उस वीडियो में, लास्ट में जरूर बोला था कि आप इनको रट लें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें अगर आपको वो वैल्यू याद नहीं है तो आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, कम से कम 90 तक की। अगर आपको वो वैल्यू पता है तो आपको इसे समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, फिर टेन एक्स, फिर कॉट एक्स को लिख लेते हैं, कॉट एक्स, फिर शेक एक्स, इसके बाद कॉसेक एक्स। हमने 6 की 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिए। ठीक है, अब हम प्रांत लिखते हैं, तो आप यहां पर ध्यान देना, अभी हम सब कहीं पे क्या लिख देते हैं? आर। ठीक है, आर लिख देते हैं सभी जगह पे। अब इनको हम बारी बारी से आपको समझाएंगे तो आपको क्लियर आएगा समझ में। लेकिन यह है कि आपको पहली बार में ये तो क्लियर आना नहीं है समझ में, लेकिन उम्मीद है 50 से 60% आपको, कम से कम 60% तो क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि कुछ इसमें फॉर्मूले ऐसे हैं जो नेक्स्ट प्रश्नावली में लगे हुए हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो आप इसको पहले समझ लीजिए और एक बार अगेन इस वीडियो को आप देखेंगे तो उम्मीद है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परिसर लिखते हैं। सबसे पहले हम आपको यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार से हमने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक, और यहां पर एक पॉइंट मान लिया और यहां पर थीटा बना दिया, तो ये जो वैल्यू निकलती है रेडियन में निकलती है। और हम जानते हैं कि अगर एंगल इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर एंगल कोण इस तरफ आएगा तो नेगेटिव होगा, जिसे हमने पिछली वीडियोस में इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया था आपको। ठीक है, अब यहां पर थीटा जो एक्स है ये हमारा थीटा ही है। ठीक है, तो यहां पर थीटा की जगह पे हम एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो एक्स शो कर रहा है हमारे थीटा ही को शो कर रहा था, तो अब हमने वहां पर एक्स लिख दिया, तो एक्स यहां पर है ये ऑलरेडी। ठीक है, अब प्रांत होता है जब हम दो एक प्रकार से सर्किल ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से कंप्लीट सेट होता है। आर क्या होता है? यानी कि जो आर शो कर रहा है हमारे रियल नंबर, किसको? रियल नंबर को। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं को। ठीक है, यानी कि हम बात करें, अगर इस सर्किल को ध्यान से देखें, हम इस कोण को घुमाते चले जाएं तो भिन्न भिन्न पॉइंटों पर मान क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। और ये क्या होगा? कितने भी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि जो आर होता है वास्तविक संख्याओं का समूह। प्रांत क्या होता है? कंप्लीट वैल्यू। जैसे कि हमने आर लिख दिया, आर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? माइनस अनंत से लेकर माइनस
प्लस अनंत तक। ठीक है, यानी कि जो साइन एक्स का जो प्रांत होता है कंप्लीट रियल नंबर, कंप्लीट वास्तविक संख्याओं का क्या होता है, सेट होता है, क्योंकि यहां पर x के विभिन्न प्रकार के इनफाइनाइट वैल्यू हो सकते हैं कोई भी वास्तविक संख्याओं से, यानी कि प्रांत हो गया क्या इसका, साइन एक्स का r। ठीक, इसी प्रकार से सेम कंडीशन हमारे cos x में ड्रॉ होती है, तो cos x का भी जो प्रांत होता है सभी वास्तविक संख्याओं का समूह। ठीक, अब इसके बाद रेंज लिखते हैं, यानी कि हम परिसर। जो साइन एक्स का जो परिसर होता है वो -1 से लेकर 1 तक होता है, -1 से लेकर 1 तक होता है। ठीक है, ये इस कोष्टक का भी बहुत बड़ा रोल है। आप जब समुच्चय पढ़ेंगे तो समुच्चय में ये बंद अंतराल कहलाता है, यानी कि जो साइन एक्स की जो वैल्यू होती है, यानी कि एक रेंज होती है, वो -1 से 1 तक होती है। क्योंकि आपको पता होगा साइन थीटा का जब हमने सांडी बनवाई थी तो मैक्सिमम मान 1 ही होता है, और मैक्सिमम मान के अपोजिट चिन्ह ले लेते हैं -1, तो मिनिमम मान कितना होता है साइन का, -1, और मैक्सिमम 1, यानी कि जो रेंज होगी साइन की वो -1 से 1 तक होगी। इसी प्रकार से cos x की भी सेम ऐसे ही होती है, -1 से लेकर 1 तक की। ठीक है, और यहां पर हम एक चीज और आपको लिखवा देते हैं, जब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा रहता है -π/2 से π/2 तक। ठीक है, क्योंकि ये साइन 90 का तो मान होता है माइनस में, साइन 90 का मान 1 ही तो होता है। ठीक है, और जो पीरियड होता है यानी कि आवर्तकाल वो कितना होता है, 2π। ठीक, और कॉस का भी क्या होता है, जो पीरियड होता है वो भी कितना होता है, 2π। ठीक है, हम इसी के चित्र में लिखे दे रहे हैं। इसके बाद हम tan में आते हैं। tan का जो हमारा प्रांत होता है यानी कि डोमेन, इसको समझ लेते हैं। देखो tan थीटा tan x बराबर क्या होगा, sin x बटे cos x। ठीक है, सभी को अगर आप याद करना चाहते हैं तो सभी प्रांतों में सबसे पहले आपको क्या कर लेना, सारी वास्तविक संख्याओं को क्या कर लेना, समूह। r शो करता है सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, कंप्लीट वास्तविक संख्याओं का समूह। ठीक है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या यानी कि x की जगह पे सभी वास्तविक संख्या के कोई भी मान रख सकते हैं। अब देखिए tan x बराबर कितना होता है, sin x बटे cos x, और हम जानते हैं कि हमारा cos x डज नॉट इक्वल 0, यानी कि cos x 0 नहीं होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो मान क्या आ जाता है, इनफाइनाइट, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अनंत बोलते हैं। और अनंत को हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित भी बोलते हैं। ठीक, यानी कि cos x डज नॉट इक्वल 0, तो हमें क्या करना है, और cos x बराबर जो 0 की कंडीशन होती है वो होती है 2n + 1 × π/2, ये होती है 0 वाली कंडीशन। ये कहां पर है, जब आपको 3.3 या 4 पढ़ाएंगे तो वहां पर, यहां पर इसके फॉर्मूले हम लिखवाएंगे वहां पर। ठीक है, हमने बोला ना कि ये टॉपिक कुछ आगे वाली प्रश्नावली में भी ऐड है, लेकिन इंट्रो ये 3.2 पर ही है। ठीक है, तो cos x बराबर जब 0 होता है तब की कंडीशन ये, और cos x डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी वास्तविक संख्याओं के समूह में से 0 वाली कंडीशन को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, क्योंकि cos x डज नॉट इक्वल 0 अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट, अनंत, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो tan x का जो प्रांत यानी कि जो रेंज है वो क्या होती है, -अनंत से लेकर +अनंत तक। ठीक है, यहां पर क्या लगाएंगे, मंझला कोष्ठक, यानी कि -अनंत से लेकर +अनंत के बीच की कंडीशन। ठीक है, ये देखिए ये जो कोष्ठक कहलाता है ये बंद अंतराल कहलाता है, यानी कि -1 से 1 तक, और इसका मतलब होता है -अनंत से +अनंत के बीचों बीच। ठीक है, क्योंकि अनंत को हम परिभाषित नहीं कर सकते, तो ये tan की क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं cot को। तो cot बराबर हमारा क्या होता है, cos x बटे
साइन एक्स, ठीक है। तो यहां पर हमारा साइन एक्स डज नॉट इक्वल जीरो, साइन एक्स बराबर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो जानते हैं कि फिर वही कंडीशन अनंत वाली, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी कि परिभाषित ही नहीं कर सकते। और जीरो वाली जो कंडीशन होती है साइन की, वो होती है एन पाई, ठीक है। साइन एक्स बराबर जब जीरो होता है तो कंडीशन क्या निकलती है, एन पाई। तो इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि कॉट की जो हमारा प्रांत हो गया वो क्या हो गया, आर माइनस एन पाई। इसके बाद हम इसकी क्या देखते हैं, रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या होती है, ये भी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है, ठीक है, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की, ठीक। अब हम सेक एक्स वाली देखते हैं। तो सेक एक्स बराबर हमारा क्या होता है, हमारा सेक एक्स बराबर होता है 1/, ठीक है, 1/, क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, कॉस एक्स डज नॉट इक्वल जीरो, यानी कि कॉस एक्स बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। और कॉस एक्स बराबर जीरो ना होने पर कंडीशन का प्रांत क्या आएगा, ये, यानी कि जीरो वाली कंडीशन घटा देंगे, 2n+1 इंटू π/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स का प्रांत, ठीक। अब इसका जो परिसर यानी कि जो रेंज होती है सेक की जो रेंज होती है वो होती है माइनस अनंत से -1, ध्यान देना ये हम यहां पर, और यूनियन, ठीक है, 1 से प्लस अनंत, ठीक है, या फिर इस प्रकार से लिख देंगे r -1 से 1 वाली कंडीशन घटा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर छोटा कोष्टक लगाएंगे, इसको हम समझाते हैं, आपको क्लियर आ जाएगा समझ में। कहने का मतलब जब हम इसकी सेक की जो रेंज रखेंगे, ठीक है, तो सेक की रेंज में जो वैल्यू आती है इतने के मध्य निकलती है, यानी कि इसके अंतराल में निकलती है, ठीक। यानी कि जो सेक की जो रेंज होती है वो माइनस अनंत, देखिए इस कोष्टक का भी मतलब होता है, देखिए यहां पर बड़ा कोष्टक लगा, यहां मंझला कोष्टक लगा, यानी कि हमारी जो वैल्यू होगी, अनंत नहीं लेंगे माइनस का, यानी कि माइनस अनंत से, ठीक है, आगे और 1 तक, बड़े अंतराल का मतलब होता है कि ये वैल्यू भी काउंटिंग पे आएगी, और छोटे का मतलब होता है कि इनके बीच की। अब ये बड़ा लगा यानी कि माइनस अनंत से ज्यादा और -1 तक, और दूसरे में क्या लगा, यूनियन 1 से लेकर अनंत तक, ठीक है। यूनियन का मतलब रहता दोनों को ले लेना, लेकिन या फिर ये इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि संपूर्ण वास्तविक संख्याओं में से -1 से 1, यानी कि इसका मतलब है -1 से और 1 के बीच वाली वैल्यू नहीं लेंगे, यानी कि कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं टोटल रियल नंबर में से हमें -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं लेना रेंज में इसकी, किसके, सेक की। क्यों, क्योंकि -1 से और 1 के बीच में या वास्तविक संख्याओं में से क्या किया हमने, -1 से 1 वाली वैल्यू घटा दी है ना, क्योंकि -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू निकलती है उस पर ये इसका जो आलेख बनाते हैं, यानी कि जो ग्राफ बनाते हैं, वो परिभाषित नहीं होता। और यूनियन का मतलब होता है जोड़ देना मानों को, यानी कि ये और ये एक साथ मिला देना, ठीक है। इसके बाद कॉसेक एक्स, इसका जो प्रांत होगा तो ये कितना होता है, कॉसेक एक्स बराबर 1/sin एक्स। अब यहां पर क्या होना चाहिए, साइन एक्स डज नॉट इक्वल जीरो, ये क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। और जब जीरो नहीं होना चाहिए भाई, जब साइन एक्स जीरो नहीं है तो क्या हो गया, r -n पाई, ठीक है। क्या कंडीशन हो गई, r -n पाई, यानी कि इसका प्रांत क्या हो गया, ये हो गया। और परिसर क्या हो जाएगा, परिसर वही होगा जो सेक का है, वही कॉसेक का होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से लेकर -1 तक, ठीक है, यूनियन 1 से लेकर प्लस अनंत तक, ठीक। छोटा कोष्टक का मतलब कि अनंत के पहले वाली वैल्यू, या r -1 से 1, ठीक है।
अब सभी के हम पीरियड भी लिख देते हैं कि जो साइन और कॉस के जो पीरियड होते हैं 2 पाई और tan कॉट के जो होते हैं पीरियड, tan का जो पीरियड होता है पाई होता है, कॉट का भी जो पीरियड होता है ये भी क्या होता है पाई होता है, यानी कि आवर्तकाल। और सेक का जो होगा वो 2 पाई होगा और कोसेक का होगा वो भी 2 पाई होगा। ठीक, अब हमने कंप्लीट रेंज और डोमेन लिख लिए। तो साइन का जो प्रांत होता है सभी वास्तविक संख्याओं का समूह, और परिसर जो होता है -1 से लेकर 1 तक, क्योंकि साइन का मान 1 से अधिक हो नहीं सकता, -1 से कम हो नहीं सकता। इसके बाद कॉस का भी जो प्रांत होगा वो भी सभी वास्तविक संख्याओं का समूह। इसी प्रकार से कॉस का मान 1 से अधिक हो नहीं सकता और -1 से कभी कम नहीं हो सकता। ठीक है, और आवर्तकाल जो लिखा है 2 पाई, यानी कि 2 पाई के बाद जो ग्राफ खींचते हैं वो एक जैसा रिपीट होने लगता है, यानी कि 2 पाई के बाद सेम पीरियड रिपीट होने लगता है। वैसे ही कॉस में भी 2 पाई के बाद सेम पीरियड सेम ग्राफ रिपीट होने लगता है। इसके बाद tan x की बात करेंगे तो इसका जो प्रांत होता है r-2n+1 × π/2, क्योंकि cos x डज नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x की जो 0 वाली कंडीशन को हम पूरी वास्तविक संख्या वाले में से अलग कर देंगे, और इसका जो tan का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है प्लस अनंत और न्यूनतम हो सकती है माइनस की अनंत वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसके बीच के अंतराल में निकलता है। ठीक, इसके बाद जो पीरियड होता है जो पाई होता है, यानी कि 180 के बाद tan का सेम ग्राफ रिपीट होने लगता है। इसके बाद देखते हैं कॉट का, तो कॉट का cos x बटे sin x, यानी कि sin x डज नॉट इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि साइन की 0 वाली कंडीशन होती है n पाई, वास्तविक संख्या में से साइन 0 वाली कंडीशन घटा देंगे, ये प्रांत निकल आएगा। इसके बाद हम देखेंगे कॉट का जो वैल्यू होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर प्लस वाले अनंत को पहले लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्रम से लिखा जाता है, माइनस वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं हम प्लस वाली। ठीक है, ऐसा नहीं करना कभी कि प्लस वाली को यहां कर दो माइनस वाले अनंत को वहां कर दो, ये एक सीक्वेंस होता है लिखने का। ठीक है, इसके बाद जो tan और cot दोनों का क्या होता है आवर्तकाल, यानी कि पाई के बाद इनका सेम ग्राफ रिपीट होने लगता है। ठीक है, इसके बाद sec x की बात करेंगे, 1/cos x होता है। cos x बराबर अगर 0 हो गया तो हम जानते हैं कि अनंत हो जाएगा किसी संख्या में 0 से भाग देने पर, इसलिए cos x डज नॉट इक्वल 0, यानी कि वास्तविक संख्याओं में से cos 0 वाली वैल्यू घटा देंगे, और इनके बीच की जो रेंज होती है ये होती है वैल्यू, और इनका आवर्तकाल 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के बाद ग्राफ सेम रिपीट होने लगता है। इसके बाद cos x बराबर 1/sin x। ठीक है, sin x डज नॉट इक्वल 0, यानी कि sin x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और इसलिए sin x बराबर 0 की कंडीशन हम घटा देते हैं r-n पाई, और जो रेंज होती है ये वैल्यू होती है, आवर्तकाल इसका भी 2 पाई होता है, क्योंकि 2 पाई के बाद सेम ग्राफ रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगर आप आगे चल के IIT, JEE मेंस, UPTO जैसे एग्जाम्स देना चाहते हैं और इंजीनियरिंग क्षेत्र में और फिजिक्स के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको NCERT जैसी बुक्सों में स्पष्ट नहीं मिलेंगे, हालांकि हैं लेकिन क्लियर समझ में नहीं आएंगे। तो क्लियर आप समझ लीजिए, यहां पर हमने एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, इसको नोट कर लीजिए और वीडियो पॉज करके फिर हम ग्राफ बनवाते हैं। अब हम आलेख शुरू करते हैं और बारी बारी से सभी के आलेख यानी कि ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं, इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। ग्राफ बनवाने का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। जब आप 12th क्लास में पहुंचेंगे, आप वहां पर जब समाकलन के बारे में पढ़ेंगे 8वें चैप्टर में, तो वहां पर क्षेत्रफल में इनके आलेखों का बहुत महत्व होता है। अगर आप ये ग्राफ क्लियर यहाँ पर नहीं सीखेंगे तो ये स्पष्ट सी बात है कि आपको वहां पर 8वें चैप्टर को क्लास 12th में पढ़ने में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि बगैर ग्राफ के उस चैप्टर पे आप सवालों को हल ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए बात को ध्यान में समझते हुए ग्राफ को बहुत अच्छे से सीखें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन x का ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, साइन x का ग्राफ, देखो सभी ग्राफ खींचने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, इस प्रकार से ड्रॉ करते जाइए हमारे साथ। ठीक, यहां पर 0, सारे पॉइंट हम क्या करते हैं धीमे धीमे से
अब हमने यहाँ पर जो साइन का आवर्तकाल लिखा था 2 पाई लिखा था ना, हमने बोला था ना कि 2 पाई के बाद सेम ग्राफ रिपीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले 0, फिर यहाँ पर हम क्या कर लेंगे पाई बाई 2, और फिर यहाँ पर पाई, फिर यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर 2 पाई, और ऐसे जितना भी आप ग्राफ खींचना चाहेंगे खींच सकते हैं। नेगेटिव तरफ भी खींच सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली हम पॉजिटिव वे में बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज हमें ध्यान देना है कि साइन 0 का जो मान होता है वो 0 ही होता है। ठीक है, और साइन π/2 का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मान लेते हैं प्लस का 1। ठीक, इसके बाद जो पाई का जो मान होता है वो हमारा कितना होता है, वो भी 0 होता है। ठीक है, और इसके बाद 3π/2 का जो मान होता है वो कहीं ना कहीं हमारा क्या होता है, माइनस का 1 होता है। ठीक है, आपको इनके वैल्यू याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, याद होना बहुत जरूरी है। और 2 पाई का मान 0। ठीक है, अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप ग्राफ ड्रॉ ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहां पर 0 का वैल्यू रख दी 0, साइन π/2 यानी कि 90 का मान 1, साइन पाई का मान होता है हमारा 0, साइन 3π/2 का जो मान होता है वो हमारा माइनस का 1। ठीक है, और 2 पाई का जो मान होता है वो 0। ठीक है, एक ये सेंटर पॉइंट मिला, एक ये और ये। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ कर देना। ठीक है, इस प्रकार से, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से। ठीक, क्योंकि जी कुछ इस प्रकार से साइनसॉइडल के रूप में क्या होता है, ग्राफ बनता है। रीजन ये होता है, जब आप ग्राफ में देखेंगे साइन वाली 0 वैल्यू में, जैसे 0 होता है और फिर आपका 30 होता है, फिर आपका 45 होता है, फिर 60 और फिर 90, इस प्रकार से मान होते हैं ना। तो साइन 0 का मान 0 और 30 का क्या होता है 1/2 यानी कि 0.5, और फिर ये 1/√2। ठीक है, और इसके बाद 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान 1। ठीक, यानी कि साइन का जो मान होता है एक निश्चित अंतराल पे क्या होता है, घटता, फिर एकदम से क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता, मैक्सिमम के बाद क्या होता है, फिर से घट जाता है। यानी कि इस प्रकार से एक ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, किसका, साइन का। ये किसका ग्राफ ड्रॉ हो गया, साइन का। ठीक है, साइन के बाद हम ड्रॉ करते हैं कॉस का ग्राफ। ठीक, कॉस का ग्राफ हम जब ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए भी हमने बोला एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही करना कि जैसे इसको बनाया वैसे ही इसको भी ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, पहले 0, फिर π/2, फिर पाई, फिर 3/2 और 2 पाई, क्योंकि इसका भी आवर्तकाल 2 पाई होता है। ठीक है, क्योंकि 2 पाई के बाद ये भी ग्राफ सेम रिपीट होने लगता है। ठीक है, और सबसे पहले क्या करेंगे 0, फिर π/2 और फिर पाई, 3π/2 और 2 पाई। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना हमें कि cos 0 का जो मान होता है मैक्सिमम होता है, यानी कि 1। ठीक है, और π/2 का क्या होता है 0। ठीक है, इसके बाद पाई में जाएंगे तो इसका जो पाई का जो मान होता है, आपको ध्यान देना कि जो पाई का जो मान होता है वो होता है -1। ठीक है, पाई का जो मान होता है वो क्या होता है -1, यानी कि कहीं पे यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, और 3π/2 की जगह पे जो वैल्यू रखेंगे वो 0 ही होती है। ठीक है, और 2 पाई का जो मान होता है वो +1 होता है। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें याद होना बहुत जरूरी है। तो ग्राफ हम जो ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा। साइन 0 का मान मैक्सिमम से शुरू होता है और पाई का मान 0। ठीक है, बात समझ में आ रही। इसके बाद पाई का जो मान होता है वो हमारा -1। ठीक है, थोड़ा सा कर्व टाइप के पैराबोला टाइप का ग्राफ आता है। ठीक, ये पैराबोला टाइप का आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद देखिए साइन 0 का मान 1, 90 का 0, सॉरी कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस 90 का 0, पाई का मान -1 और 3π/2 का 0 और 2 पाई का फिर 1।
यानी कि इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, सेम कर्व रिपीट होता जाता है। हालांकि आप निगेटिव की तरफ भी बना सकते हैं, ऐसे ही कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमने साइन का कर्व बना दिया, यानी कि आलेख बना दिया, ये कॉस का आलेख बना दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम tan x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम tan के 0, 30, 45, 90 और 60 के मान लिख लेते हैं। tan 0 का 0, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3 और 90 का 1, ठीक है। 90 का सॉरी अनंत, ठीक है। ये सारी वैल्यू हम लिख लेते हैं। अब हम tan का ग्राफ बनाते हैं, वही सिंपल सा हमने बोला कि इस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पर 0 और फिर π/2 और फिर पाई और फिर 3π/2 और फिर 2π। और जैसा कि हमने बताया था आवर्त काल में इसका क्या होता है, पाई के बाद सेम ग्राफ रिपीट होने लगता है। और यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं -π/2 क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी। अब हम ग्राफ को समझते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे tan 0 का मान क्या होता है, 0, ठीक है। tan 0 का मान क्या होता है, 0 और π/2 यानी कि 90, 90 यानी कि अनंत। tan 90 का मान क्या होता है, अनंत। और अनंत पर कोई भी वैल्यू को हम परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पर एक चीज, tan का धीमे धीमे मान क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, और बाद में इतना ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो धीमे धीमे क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। तो ये आएगा ग्राफ, लेकिन अनंत वाली लाइन को क्या करेगा, टच नहीं करेगी ये लाइन, और ऐसा ही सेम क्या आ जाएगा, नीचे ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद tan 180, ठीक है, tan पाई, tan 180 कितना होगा, 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और ये कितना 270 यानी कि 90, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी वैल्यू, अनंत। यहाँ पर भी क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वही कंडीशन सेम कि क्या होगा, पहले बढ़ेगा और यहाँ पर भी क्या होगी, कुछ इस प्रकार की कंडीशन आती जाएगी, ठीक है। तो tan का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में, तो tan का ग्राफ इस प्रकार से कुछ बनेगा, क्योंकि पाई के बाद क्या होगी, सेम कंडीशन रिपीट होती, यानी तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा, यानी कि बढ़ेगा। ये नीचे अपोजिट वाले में यानी कि माइनस वाले में भी ये बढ़ ही रहा, ठीक है, ये बढ़ेगा और ये भी क्या है, बढ़ ही रहा नीचे की ओर, ठीक। और यहाँ पर भी आप एक लाइन खींच सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये अनंत वाली लाइन नहीं है, ये अनंत वाली लाइन है, ठीक है। ये अनंत वाली लाइन नहीं है, जिस प्रकार से जो लाइन खींची इसी प्रकार से ये लाइन है, ऐसे ही ग्राफ क्या होगा, बनता चला जाएगा। अब हम ग्राफ देखते हैं cot x का, ठीक है। cot x का ग्राफ देखते हैं। तो cot x का ग्राफ देखने से पहले सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, cot की सारी वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि वैल्यू याद होने से हम ग्राफ ड्रॉ करने में क्या होती है, आसानी हो जाती है, ठीक है। तो cot जो 0 होता है वो होता है अनंत, 30 जो होता है √3 होता है, 45 का मान 1 होता है, 60 का मान 1/√3 होता है और 90 का 0 होता है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका भी, ठीक है। इसका भी ग्राफ हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। वही सिंपल सी प्रोसेस, 0, π/2 और फिर पाई और ये 3π/2 और ये 2π, और इस तरफ भी बना लेते हैं, आवश्यकता होगी तो बना लेते हैं, ठीक है। और इसका भी जो आवर्त काल होता है cot का, वो भी कितना होता है, पाई होता है, यानी कि पाई के बाद सेम ग्राफ क्या होता है, ड्रॉ होने लगता है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहली चीज हम कि cot 0 का जो मान होता है वो क्या होता है, अनंत। यानी कि ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन बन गई, अनंत वाली। अनंत पे तो भाई ड्रॉ होना नहीं है, लेकिन यहाँ पर धीमे धीमे देखेंगे जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, घटती जा रही है, ठीक है। और जो tan 90 का cot 90 का जो मान होता है वो क्या होती है, 0, यानी कि वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। इसके बाद धीमे धीमे क्या होगी, यहां पर भी सेम प्रोसेस, ये अनंत वाली लाइन नहीं है, ये सेपरेट लाइन बना लेते हैं, ठीक है। और यहां पर भी कंडीशन क्या आएगी, कुछ इस टाइप से ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद tan पाई देखेंगे, ठीक है, cot पाई। तो cot पाई का मान निकाल लेते हैं, हालांकि हमें याद नहीं है। तो 180 प्लस 0 यानी कि cot 0, ठीक है। cot 0 क्या होगा, अनंत, यानी कि फिर इन अनंत वाली लाइन आ गई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद सेम जैसे ये ग्राफ है ना,
पाई के बाद क्या होगा, सेम ग्राफ, तो ये भी 3π/2 निकालेंगे तो 0 निकलेगा। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ ये भी आ जाएगा, और बीच में क्या है ना, बगैर अनंत वाली लाइन, इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। देखा ना हमने कि 0 से जो वैल्यू हो रही है घटती आ रही है। देखो 0 से मान क्या हो रहा, घटता जाता है, और 90 पे जाके कितना हो जाता है, एकदम 0। और फिर इसके बाद क्या होगा, सेम प्रोसेस नीचे। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, कॉट का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं sec x का ग्राफ। ठीक है, तो sec x का ग्राफ भी ड्रॉ करने से पहले हम वैल्यू क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हालांकि आप सभी ग्राफ की अगर वैल्यू लिख लेंगे ना तो आपको ग्राफ और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं sec जो 0 होता है वो हमारा 1 होगा। ठीक है, और cos जो 30 होगा वो हमारा 2/√3 होगा, और 45 √2 हो जाएगा, और 60 का मान 2, और 90 का मान कितना हो जाएगा, अनंत। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपल सी वही बात करते हैं जैसे कि हम बनाते हैं ग्राफ को इस प्रकार से। यहाँ पर 0 और फिर π/2 और फिर 3 कितना हो जाएगा, पाई, और फिर 3π/2 और 2π। कुछ इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, ड्रॉ। माइनस वाले की ओर भी ड्रॉ कर सकते हैं, माइनस का π/2। हालांकि हम जानते हैं कि जो हमारा sec x होता है वो cos x का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, आपस में क्या होते हैं, अपोजिट। तो हमने देखा, आपने ना हमने साइन का ग्राफ कैंसिल किया ना cos का किया। उसका रीजन ये है क्योंकि cos और cosec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे हमें सहायता मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी, सबसे पहली बात, हमारा जो वैल्यू है एक 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 यानी कि बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। वैल्यू क्या है, कहीं ना कहीं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर पे चल रही, यानी कि बढ़ रही। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, cos के जो sec होता है, sec 0 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे sec 90 का मान कितना है, अनंत। ठीक है, कितना, अनंत। तो अनंत वाली लाइन हम क्या कर देते हैं, पहले नंबर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अनंत वाली लाइन क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहां पर एक बात समझना कि मान धीमे धीमे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, मान धीमे धीमे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ग्राफ देख रहे हैं आप, इस टाइप से यहां से क्या हो रहा है, घटना शुरू हो रहा है। यानी कि ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हमारा कुछ क्या आएगा, बीच में क्या हो रहा, 1.414। ठीक है, कुछ इस टाइप का, और ये 2। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा, बढ़ रहा। ठीक है, 0 के बाद हमारा ग्राफ दिख रहा है ना यहाँ पर कि 0 के बाद से हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। लगातार इंक्रीज का मतलब ये आ जाएगा इस टाइप से। अगर कहीं ना कहीं आप देख रहे हो तो इसी का अपोजिट लिखा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे sec पाई। ठीक है, तो हमारा sec पाई यानी कि sec 180 + 0 यानी कि कितना निकलेगा, माइनस का sec 0, और sec 0 का मान कितना है, माइनस का 1। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं पाई का मान कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 3π/2 यानी कि ध्यान से देखेंगे 3π/2 हमारा कितना होगा, sec 270 + 0 यानी कि हो जाएगा माइनस का cosec 0, और cosec 0 का मान होगा हमारा इनफाइनाइट यानी कि अनंत। ठीक है, यानी कि अगर ध्यान से देखें तो ये भी क्या, अनंत वाली लाइन है, ये भी क्या, अनंत वाली लाइन है। तो यहाँ का जो ग्राफ जो बनेगा जी कुछ इस टाइप से बनेगा, कुछ इस टाइप से।
और ये इस पॉइंट को टच नहीं करेगा, क्योंकि जो पाई का जो हमने मान निकाला ना वो क्या निकला, -1 निकला, इसलिए ये क्या होगा, इस लाइन को टच नहीं करेगा। ठीक है, बात क्लियर। इसके बाद क्या कंडीशन होगी, ये तो अनंत हो गया। ठीक है, अनंत के बाद हम देखते हैं 2 पाई, हमारा sec 2 पाई यानी कि 360 प्लस 0 तो कितना हो जाएगा, sec 0। और sec 0 का मान हमारा कितना होता है, sec 0 का मान हमारा जो लिखा हुआ है 1। ठीक है, इसके बाद हम एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं, वो लिख सकते हैं 5 पाई बाई 2। और 5 पाई बाई 2 पे इसका मान क्या होगा, ग्राफ अनंत। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुनः क्या कर देते हैं, अनंत वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और इसके बीच में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, कुछ बढ़ते हुए क्रम में होगी, तो कुछ इस टाइप से होगी। क्यों, क्योंकि sec 360 यानी कि 2 पाई क्या आ गया, पॉजिटिव में, तो ग्राफ क्या आता है, कुछ इस टाइप का आता है। इसका क्या होता है, एकदम अपोजिट होता है। ध्यान से देखना हमें, देखिए यहाँ पर ये कर्व इस टाइप का है, अपोजिट में इस टाइप का आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के 2 पाई के बाद क्या है, अगर ध्यान दें कि यहाँ पर 2 पाई के बाद सेम कंडीशन ड्रॉ होने लगती है, अगर ध्यान से देखें। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए कि sec का मान 0 से जब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, लगातार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, और 90 पे क्या होगा, अनंत। अनंत अपरिभाषित से तो अनंत को टच नहीं करेगा। इसके बाद पाई बाई 2 तो हमारा क्या, अनंत। ठीक है, और पाई हमारा कितना होगा, -1, और 3 पाई बाई 2 हमारा क्या होगा, अनंत, यानी कि ग्राफ क्या होगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा ही बनता है। जो देखो, जो इस टाइप का, इसको उल्टा करेंगे तो इस टाइप का, तो देखिए ये इस टाइप का आया नीचे। ठीक है, अब देखो ये इस टाइप की लाइन है। ठीक है, अपोजिट करेंगे तो किस टाइप की हो जाएगी, इस टाइप की। तो ध्यान से देख सकते हैं आप, यहाँ पर लाइन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। ठीक है, तो इस टाइप की आ गई। इसके बाद 3 पाई बाई 2 क्या होता, अनंत, और 2 पाई कितना होता, 1, और 5 पाई बाई 2 कितना होगा, अनंत, यानी कि एक वाली कंडीशन में आया तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 पाई बाई 2 क्या होगा, हमारा घटता हुआ क्रम में आएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना यहाँ पर ध्यान से, यहाँ से क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो कुछ इस टाइप से क्या आ जाएगा, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा इसका भी। अब हम देखते हैं कोसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, और ये किसका अपोजिट होता है, हमारे साइन का अपोजिट होता है। तो सबसे पहली चीज तो हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं कि हमारी कोसेक की क्या क्या वैल्यू होती हैं। कोसेक 0 का मान हमारा क्या होता है, अनंत। ठीक है, कोसेक 30 का मान 2, 45 का √2, 60 का मान 2/√3, और 90 का मान हमारा कितना होगा, 1। यानी कि कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है वैल्यू, यानी कि क्या हो रही है, 0 से मान क्या होता है, 90 तक घटता चला जाता है। चलिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लाइन खींचते हैं। ठीक है, इस टाइप से ड्रॉ कर लिया। तो ये जो साइन का कर्व है इसी का कुछ अपोजिट आएगा। ठीक है, ये 0, पाई बाई 2 और पाई, 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। ठीक है, यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। सबसे पहली चीज़, अब हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहली चीज़ ध्यान देते हैं कि हमारा जो कोसेक 0 है हमारा क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, कोसेक 0 हमारा क्या है, इनफाइनाइट। ठीक, कोसेक 0 हमारा इनफाइनाइट है, और 90 हमारा क्या होगा, 1। ठीक है, इस टाइप से। और हम पाई का मान देखेंगे, ये इनफाइनाइट निकलेगा। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं कर्व क्या आ जाएगा, इस टाइप का कर्व आ जाएगा, अनंत को टच नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिए ना साइन वाले को, जिस टाइप से जो अपोजिट में आ गया। ठीक है, इसके बाद हम ध्यान देंगे कि 3 पाई बाई 2 ये क्या होगा, -1, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे समझ सकते हैं कि -1 यहाँ पर होगा। ठीक है ना, ये तो इनफाइनाइट हो गया पाई। और कोसेक 3 पाई बाई 2 यानी कि -1, और कोसेक 2 पाई कितना हो जाएगा, अनंत। ये हो गई अनंत वाली लाइन। तो ग्राफ क्या आ जाएगा, कर्व इस टाइप से आ जाएगा। कुछ ध्यान दे सकते हैं आप साइन वाले को, देखिए इस टाइप से, जो उसके अपोजिट, नीचे इस टाइप से, जो उसका क्या हो गया, अपोजिट। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, कोसेक का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो
तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और ध्यान से पढ़ लीजिए आगे के एग्जाम्स में, आगे की क्लासेस में, जो आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट कीजिए और बताइए कि सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।